हेलो नीट एस्पिरेंट्स, जैसा कि कल हमने आपको ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस री नीट एग्ज़ाम के लिए हमने रिवाइज़ कराया था उसी का आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें बेसिकली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमसीक्यूज़ होंगे जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है ये, बट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस से बने हैं। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एनसीईआरटी में डेप्थ लेवल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमसीक्यूज़। तो बेटा देखो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हाउ मनी द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब पहला स्टेटमेंट है द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि ये मॉडरेट करता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को जो मेडुला में होते हैं। दूसरा कह रहा है अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। कि सेल्स अराउंड मेडुला ऑब्लांगेटा जो होते हैं बेटा, वो कीमो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के, ना कि ऑक्सीजन के। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है तीसरा, receptor associated with the aortic arc and carotid artery can recognize the change in carbon dioxide and hydrogen ion concentration। बेटा बिल्कुल सही है क्योंकि ये एओर्टिक रिसेप्टर और कैरोटिड रिसेप्टर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन के कंसनट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला सही हुआ और इसके अलावा तीसरा सही हो गया। फिर कह रहा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। हाउ, तो यहाँ पे बेटा ये भी सही है क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का सिग्निफिकेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन सही होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, थर्ड आंसर सही है। और साथ ही साथ इसका देखो एक्सप्लेनेशन भी आ गया। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव था, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। एनसीईआरटी की पूरी लाइन है और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसमें बेटा एक असर्शन है, दूसरा रीज़न है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पीएच इन टिश्यू शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड। बिल्कुल सही है बेटा। टिश्यू में आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होता है क्योंकि टिश्यू ही रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऐसा होगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है और कर्व राइट साइड में शिफ्ट करता है। तो पहला असर्शन सही है। अब रीज़न देखते हैं। अ शिफ्ट टू द राइट इंडिकेट एंड इंक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन फैसिलिटिंग द लोडिंग इन द टिश्यू। बेटा ये गलत है क्योंकि देखो अगर कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी नहीं बढ़ेगी, वो वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि वहाँ टूटेगा, ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि एफिनिटी बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ से, हमारे हिसाब से ए सही होना चाहिए, जबकि आर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। चलो आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट आंसर 3 हो गया। और इसमें देखो समझा रहा है कि ए इज़ ट्रू बिकॉज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पीएच, हाई कंसनट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर, ये सभी फेवर करता है डिसोसिएशन को, जिससे कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है। और फॉल्स कह रहा है कि शिफ्ट टू द राइट इंडिकेट द डिक्रीज इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जैसा भी हमने बताया, क्योंकि राइट माने डिसोसिएशन और लेफ्ट माने एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इफ़ अ पर्सन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml एंड टाइडल वॉल्यूम 500 ml एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज 3000 ml, व्हाट इज़ द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नहीं, व्हाट इज़ द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इफ़ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1200। बेटा FRC इक्वल टू क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व, ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो पहला देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 दिया है और रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 दिया है, दोनों को जोड़ दोगे तो 2200 ml आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2। अब आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही है बेटा।
देखो कह रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। इट इज़ द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखो ERV प्लस RV दोनों को जोड़ा गया है तो 2200 ml हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। अब ऐसे में बेटा जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करती है, कल आपको बताया था डिटेल पे। और फिर इसी तरह से जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाता है, जिससे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर होना चाहिए और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से डॉर्सो वेंट्रल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 1 होगा, बिल्कुल सही है बेटा। देखो NCERT की लाइन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस while the contraction of external intercostal muscles lift the rib and sternum causing an increase the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ दीज लेयर। अब कह रहा पहला कह रहा थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई बिल्कुल प्रेजेंट होती है बेटा। अल्वियोलाई होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है। फिर कह रहा है कि इंडोथीलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरी, बिल्कुल कैपिलरी को जो सराउंड करती हैं ब्लड कैपिलरीज वो इंडोथीलियम से बनी होती हैं। द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन अल्वियोलाई एंड कैपिलरी एपिथेलियम, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू से एसोसिएटेड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि अल्वियोलाई के भी एपिथेलियम के बाहर होगा और साथ ही साथ इंडोथीलियम के बाहर होगा। और फोर्थ कह रहा था स्मूथ, बेटा स्मूथ मसल लेयर तो कैपिलरी में भी नहीं होती हैं और ना ही अल्वियोलर के पास होती हैं, तो यहाँ स्मूथ मसल नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर 4 होगा। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 हो गया, इट डज नॉट कंटेन स्मूथ मसल लेयर, तो फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहला कह रहा है कि 20 से 25% CO2 इज़ कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बेटा ये गलत है, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करेगा। जैसे टिश्यू में होता है, टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए CO2 वहाँ पे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाते हैं। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है एट द टिश्यू साइट हाई PCO2 एंड लो PO2 फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बेटा अभी हम समझा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू अल्वियोलाई, बिल्कुल सही है। तो हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे इसमें इनकरेक्ट है वो सेकंड वाला होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे, ना कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। और हेल्डन इफेक्ट जो होता था वो आप देखते थे कि अल्वियोलाई में बेसिकली क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन हाई होता था, जिसकी वजह से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वहाँ ब्रेक होते थे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर के चला जाता था अल्वियोलाई में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एट द टिश्यू साइट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड H आयन फ्रॉम CO2 एंड H2, बिल्कुल सही है बेटा। टिश्यू साइट पे आपको पता है CO2 रिलीज़ होगा और CO2 जैसे रिलीज़ होकर ब्लड में आता है तो वहाँ पे RBC के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं जो CO2 और H2O को जोड़ के बाइकार्बोनेट और प्लस H आयन बना देते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई एट टिश्यू साइट ड्यू टू कैटाबोलिज्म विच ड्राइव द रिवर्स, बिल्कुल सही है बेटा। टिश्यू साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा क्योंकि वहीं पे कैटाबोलिज्म के बाद रिलीज़ होते हैं। तो हमारे हिसाब से A एंड R बोथ करेक्ट होना चाहिए और ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट। हमारे ख्याल से दोनों सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर 1 बिल्कुल सही है बेटा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन भी यही दे रहा है, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज़ करेक्ट। अब पहला कह रहा है कि अज़मा इज़ करेक्टराइज बाय डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा गलत हो गया। प्लूरल मेम्ब्रेन
में इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो पहला ऑप्शन ही गलत दिख रहा है। अब दूसरा कह रहा है, इस पर करेक्ट देखना था। दूसरा कह रहा है कि एम्फाइसीमा इज़ ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच अल्व्यूलर वॉल इज डैमेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन रिस्पायरेटरी सरफेस। बिल्कुल सही है बेटा। एम्फाइसीमा में अल्व्यूलर सेप्टल वॉल डिसॉल्व होती है, जिससे सरफेस एरिया अल्व्यूलाई का कम हो जाता है। फिर कह रहा है कि ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मेनली इन्वॉल्व इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। बेटा गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्व्यूलाई में वहाँ फाइब्रोसिस होती है लंग्स में, तो ये अपर में नहीं लोअर में होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है सिगरेट स्मोकिंग इज़ रिकॉग्नाइज एज द मेजर कॉज। बेटा अस्थमा नहीं कॉज करता है, ये एम्फाइसीमा कॉज करता है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी से मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम डेप्थ लेवल पे क्लियर हो जाए। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। फिर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रीजन इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द। अब पहला कह रहा है अल्व्यूलाई। बेटा देखो, अल्व्यूलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। फिर सेकेंड, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है। टिश्यू में भी अराउंड 40 mmHg होता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में भी 40 mmHg होता है। तो इसमें 1 2 3 4 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी में क्योंकि ये देखो दोनों हमने बताया, टिश्यू और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों बराबर हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन एकदम क्लियर सही है। देखो बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन है। अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, जबकि वही इन्वायरमेंट में पूछता तो 159 mmHg हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड ब्लड में 95 mmHg। टिश्यू में कितना होगा 40, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में भी 40, तो करेक्ट आंसर हो गया 1। अब ये क्वेश्चन देखा जाए, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 4 ml वो रिलीज़ करता है अल्वियोलाई में। तो 5 ml और 4 ml ऑप्शन होना चाहिए, हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते थे, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ लंग कैपेसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कह रहा है, पहला कह रहा है टोटल लंग कैपेसिटी TLC इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV आएगा, और प्लस वहाँ पे RV जोड़ दोगे तो TLC बन जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही दिख रहा है। दूसरा कह रहा है वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में बेटा IRV भी और टाइडल वॉल्यूम दोनों आ गया, और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये भी सही लिखा है। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो बेटा ये भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि TLC में से IC मतलब होता IRV प्लस TV जोड़ दोगे तो ERV प्लस RV बचेगा, जो कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को बताता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी फंक्शनल। नहीं बेटा, ये तो इसमें ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, तो हमारे हिसाब से करेक्ट 4 होगा, क्योंकि TLC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी सभी एक साथ दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो इसलिए करेक्ट आंसर बेटा 4 है, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है इस पर। आपका ये पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एकदम क्लियर है, तो इसमें कहीं कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, आसानी से कर लोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन इन द अल्वियोलाई। तो बेटा पहला कह रहा हाई PO2, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगी। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो और इसके अलावा हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर। तो बेटा हायर अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी, ना कि एसोसिएट होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। और आपको पता है कि लोअर टेम्परेचर, लोअर क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड का
पार्शियल प्रेशर और लोअर एच आयन, ये सब फेवर करता है लेफ़्ट साइड में जाने का, मतलब एसोसिएशन का। तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होने लगेगी। तो करेक्ट आंसर है 3। बिल्कुल सही है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं तो आप अच्छी तरह से कर लोगे। कह रहा हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी लो पीएच शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड। देखा, बिल्कुल सही है बेटा, डिसोसिएट कराएगा, विच फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहला कह रहा है कि इंस्पायरेशन ऑकर इफ़ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि अगर अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर हमारे लंग्स में आसानी से आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा कह रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। बेटा गलत है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से नहीं होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम उनके रिलैक्स होने से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही है बेटा। और डॉर्सो वेंट्रल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन गलत था। तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पूछ रहा हाउ मेनी करेक्ट, तो 3 करेक्ट है। तो इस हिसाब से थर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। आपको पता है बेटा आरबीसी में होता है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है। तो करेक्ट आंसर आरबीसी एंड प्लाज्मा होगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ यही होगा। बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज को वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंजाइम कहते हैं, और जिंक होने की वजह से बहुत तेज़ी से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के H2CO3 बनाता है, जो कि फर्दर एच आयन और SCO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर 1 होगा। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द रिस्पायरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डिस्पाइट बीइंग कंपोज ऑफ 3 लेयर इट टोटल थिकनेस। बेटा तो अल्वियोलर थिकनेस कह रहा है कि मच थिकर देन मिलीमीटर। गलत है बेटा, ये मिलीमीटर से ही बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जितना अगर थिकनेस बढ़ाओगे डिफ्यूज़न रेट कम हो जाएगा, जैसा कि निमोनिया वगैरह में हो जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी थिकनेस मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। तो ऐसा ऑप्शन थर्ड में देखो बेटा लिखा है मच लेस देन मिलीमीटर, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी वगैरह डिस्पाइट द कंसेप्ट 3 मेजर लेयर अल्वियोलर स्क्वैमस एपिथेलियम कैपिलरी एंडोथेलियम एंड बेसमेंट द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन मिलीमीटर। बेटा कल हमने नोट्स में भी जब रिवाइज कर रहे थे तो बताए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। इनकरेक्ट कह रहा है बेटा। पहला कह रहा है कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड HN। बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक एंड कैरोटिड आर्टरी रिकॉग्नाइज द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड HN। बिल्कुल सही है बेटा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। बेटा गलत है, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होगा। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ऑक्सीजन का जो रोल होता है रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में इनसिग्निफिकेंट होता है। और फोर्थ कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। अब कब राइट शिफ्ट करेगा, अगर बेटा CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाए, हाई कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर अधिक हो, तो जाहिर सी बात है कर्व राइट शिफ्ट करता है। और अगर इसका अपोजिट कंडीशन हो तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो बोहर इफेक्ट में बताए थे कि इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। और जैसे ही CO2 बढ़ाओगे और हाई कंसंट्रेशन एसिडिटी बढ़ाओगे, pH कम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो कर्व कहाँ जाएगा, राइट साइड में। और यहाँ पे कह रहा है ये अब अंडर द विच फॉलोइंग कंडीशन विल द ऑक्सीजन कर्व टू द लेफ्ट। कर्व तो लेफ्ट का मतलब कि ये सारा कंडीशन अपोजिट होना चाहिए, यानी हाई PO2 ठीक है, लो PCO2, लो HN एंड लोअर। तो अगर पहला दूसरा ऑप्शन देखो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे कंडीशन जो है फेवर करेगा लेफ़्ट साइड में जाने के लिए।
तो क्लियर हो गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अ पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द रिस्पायरेटरी कैपेसिटी इवोल्यूटेड एट द अप्रोप्रिएट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला बेटा ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को बताएगा। देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि जब कोई पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर करता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें बेटा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000, टाइडल वॉल्यूम 500, दोनों जोड़ दोगे तो लगभग आ जाएगा 1500 से 1600 ml। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। मैच द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर विद देयर करेक्टरिस्टिक फीचर। पहला करा अज़मा, दूसरा एम्फाइसीमा, तीसरा सिलिकोसिस। अब इनके फीचर्स पहला बता रहा है अल्वियोलर वॉल आर डैमेज डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस। तो बेटा ये अल्वियोलर वॉल एम्फाइसीमा में डिक्रीज़ होता है। तो जो यहाँ पे अगर दूसरे वाले में पहला होना चाहिए, तो दूसरे वाले में पहला देखो पहले ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। और फिर कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, बेटा ये अस्थमा को बताता है। तो जो सेकंड वाला है पहले यानी अस्थमा के साथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में पहले वाले का सेकंड दे रहा है, सेकंड वाले का 1 और थर्ड वाले का थर्ड। थर्ड वाला क्या है सिलिकोसिस, जिसमें प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉजिंग द लंग डैमेज। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में करते तो गलत हो सकता था, बट ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप सही इसको कर सकते थे। अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं बेटा इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन स्टेटमेंट। पहला कह रहा टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, पहला सही है। दूसरा क्या था बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्व्यूलाई एंड इंडोथेलियम ऑफ अल्व्यूलर कैपिलरी विच। तो देखो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, एकदम सही लिखा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यही होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे आप देखें कि पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा रहा है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, सभी को पता है। स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर, फिर इंडोथेलियम का लेयर और बीच में कैपिलरी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इनका टोटल जो थिकनेस हो गया वो 1 मतलब मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है। तो इस तरह से जितना भी थिकनेस कम होगा उतना आसानी से फेवरेबल होगा डिफ्यूज़न के लिए। तो बेटा अभी हम लोग जो अभी री नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, इसमें एक चैप्टर हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसको हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस किए हैं और ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें आगे हम लोग फिर इसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्योरी वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं और हमारे प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह आपको हम कुछ ना कुछ हेल्प पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच बेटा।